Okay, so PQRS is a rectangle and the perpendicular ST from S on PR divides angle S such that RST divided by PST is 2:3. Then find the value of TPQ. ओके, तो पूर्णिमा देखिए, आप ध्यान से देखो तो RST वाला जो है ना, ये वाला, इसको आप x मान लो और PST वाले को y मान लीजिए। अब एक रेक्टेंगल के हर एंगल की वैल्यू कितनी होती है बताओ? एक रेक्टेंगल के हर एंगल की वैल्यू कितनी होती है बताइए? 90 डिग्री। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका x प्लस y ये भी कितना होना चाहिए टोटल मिलाकर? इट शुड बी 90 डिग्री। दूसरा, RST अपॉन PST का रेशियो 2:3 दिया हुआ है। इट मींस x अपॉन y इज इक्वल टू 2/3 होगा। x अपॉन y इज इक्वल टू 2/3 होगा। तो यहां से आप लोगों को रेशियो दिया हुआ एक तरीके से और रेशियो से वैल्यू उठानी है। तो यहां से x को हम क्या मानेंगे? x को हम मानेंगे 2k एंड y को क्या मानोगे? तो y को मानोगे 3k। तो x का वैल्यू 2k है, y का वैल्यू 3k है। नाउ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यूज हियर। x की वैल्यू यहां पे रखी तो ये बन गया 2k, y का वैल्यू बन गया 3k। तो 2k प्लस 3k इज इक्वल टू 90। यहां से 5k इज इक्वल टू 90 हुआ एंड फाइनली k का वैल्यू निकल कर आएगा 90/5 18 डिग्रीज। जैसे ही k का वैल्यू निकल कर आ गया, अब आपको x का वैल्यू वहां से पता चल जाएगा। x हमारा 2k था तो x का वैल्यू देयरफॉर 36 डिग्रीज हो गया एंड y का वैल्यू देयरफॉर 54 डिग्रीज हो गया। क्या क्वेश्चन में हमको x और y की वैल्यू निकालनी थी? नहीं, क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है TPQ। अगर आप ध्यान से देखोगे TPQ, अगेन यहां पे आप इसको ऐसे मान लो दैट दिस इज Z एंड दिस इज W। तो सेम फंडा वहां पे भी लगेगा। Z प्लस W इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, सॉरी Z प्लस W इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पूर्णिमा देखो, पीएसटी ट्रायंगल में एक एंगल है 90 डिग्री। पीएसटी ट्रायंगल में एक एंगल है 90 डिग्री, एक है आपका y और एक हमने z माना हुआ है। ठीक है, 90 डिग्री ये तो निकल ही चुका है। y भी हमने कैलकुलेट कर लिया 54, y भी हमने कैलकुलेट कर लिया 54। तो आप वहां पे एंगल सम प्रॉपर्टी के हेल्प से z को कैलकुलेट कर सकते हो। लिसन टू माय वर्ड, z कितना होगा वहां पे? ये कैलकुलेट करोगे आप ट्रायंगल पीएसटी से। ट्रायंगल पीएसटी से z की वैल्यू कैलकुलेट किए, वो कितना निकल कर आएगा? वो निकल कर आएगा 36। वो निकल कर आएगा 36। z का वैल्यू जब 36 आ गया उसको यहां पुट किया, तो 36 प्लस w इज इक्वल टू 90। तो यहां से w की वैल्यू आ जाएगी 54। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो पहले इस रेशियो को यूज किया, ये दोनों सेम एंगल S का था, S का वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब 90 डिग्री 2:3 में डिवाइड हो रहा था। वहां से हमने दोनों इंडिविजुअल एंगल्स की वैल्यूज निकाल ली, 36 डिग्री एंड 54 डिग्री। तो वहां से y जब पता चल गया तो हमने z कैलकुलेट किया, z पता चल गया तो हमने w कैलकुलेट किया। दिस वाज द लॉजिक। तो पहले y कैलकुलेट किया, y से z और z से w। दिस इज हाउ यू गेट द आंसर। और क्या डाउट है लोगों को? क्वेश्चन नंबर 3, अभी क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा वाला?
रेहान, तुम्हें तो क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा क्लियर हो जाओ, सेक्शन 1 या सेक्शन 2? अनय, लेट इट बी सिंपल ना, कैन इट बी डन बाय अल्टरनेट इंटीरियर, आप इतना दिमाग लगाते हो शायद इसलिए नंबर कम आते हैं क्या? मेक इट सिंपल, ताकि ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में शायद गलत हो रहा है आपसे। रेहान अनम्यूट करना। आपसे आपके जो डाउट्स होंगे ना, वो मैं आपसे पहले अनम्यूट करके पूछूंगा कि आपने क्या किया हुआ है, ताकि पता चले कि एग्जैक्टली क्या किया आप लोगों ने। यस सर। अनम्यूट योरसेल्फ। यस, बताओ तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, आप क्या समझे हो? सर ABCD स्क्वायर है, तो ABCD का मतलब ACB और डायगोनल का सम 24 सेंटीमीटर है, तो एक डायगोनल 12 सेंटीमीटर का होगा, तो एक डायमीटर 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। परफेक्ट। और यस सर, तो उसी में दो ट्रायंगल बना के करेंगे, तो एक तो निकल जा रहा है, लेकिन दो एंगल कैसे निकालेंगे हमको नहीं आ रहा है। आपको एंगल क्यों चाहिए? एंगल नहीं सर, साइड, ऊपर की साइड। अच्छा, अब प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर के साइड्स के बीच में? सर प्रॉपर्टी क्या होती है स्क्वायर के साइड में? साइड इक्वल होते हैं, साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल। डायगोनल भी इक्वल होते हैं, और साइड्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। यस सर। ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर आपको ये चीज हिट करती, तो मान लो कि ये एक ट्रायंगल उठाया मैंने ABD, उसमें से आपने BD का वैल्यू निकाल लिया 12 और पहले से ही, AD का वैल्यू A मान लो साइड है, तो अगर AD का वैल्यू A होगा तो AB का भी वैल्यू क्या होगा? A होगा, क्योंकि सेम साइड है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा रूल लगा सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। कैलकुलेट करो, गेट द आंसर 6√2 होगा। ठीक है, देखो इट वाज दिस सिंपल। नंबर कम आने का नतीजा है कि आपने इजी क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, पता नहीं इसमें क्या दिमाग लगाए हो आप। नेक्स्ट, अभी अनम्यूट करना। यस, अनम्यूट करना अभी। कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? यस सर, क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन 8। हाँ, अब सबसे पहले ये बताओ कि आपको क्या चीज दिया हुआ है? एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है। एंगल्स का क्या रिलेशन होता है क्वाड्रिलेटरल का? एक क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का क्या रिलेशन होता है? 360 सम होता है टोटल इंटीरियर एंगल का। हाँ, तो अगर आप मेरे को ABCD का वैल्यू तो बता सकते हो ना कम से कम? यस सर। बताओ कितना होगा वैल्यू? सर कैन आई राइट सर? बोलो कैन ना, आई मैं सॉल्व इट? x plus 2x plus 3x। ओके, x plus 2x plus 3x plus 4x plus 4x दिस इज is इक्वल equal टू to 360। 360। तो ये 10 हो गया, 10x इज इक्वल टू 360। यहाँ से x का वैल्यू हमको मिल गया 36, और जब x का वैल्यू 36 मिल गया तो हमारा एंगल्स हो जाएंगे 36, 72, 108 एंड 144, राइट? नाउ अब आपको क्या करना चाहिए था सोचने के लिए? यू शुड हैव ट्राइड टू मेक एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते जिसमें सारे एंगल्स इस तरीके के हैं। अब आप ही बताओ कि एक सबसे पहले अपोजिट साइड इक्वल कहाँ पे होते हैं?
ये डायगोनल्स सर इक्वल कहाँ अपोजिट पे साइड होते हैं? इक्वल रेक्टेंगल में होते हैं सर। एक मिनट, आपको यहाँ पे बस अगर वैल्यूज डाल देते हैं 36, 72, 108 एंड 144, राइट। अब आप ही देखो कि AC इज इक्वल टू PD होगा क्या पॉसिबल? आप साइड्स के नो बारे सर, में कमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। साइड्स इक्वालिटी के बारे में कभी भी कमेंट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस वो एक पैरेललोग्राम ना हो। पैरेललोग्राम होता तो अपोजिट साइड इक्वल होता। तो यहाँ पे अभी हम ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। रहा बात ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, ये पैरेलल लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं। पैरेलल लाइंस के बात में ए बी सी डी, पैरेलल लाइंस के केस में खासियत क्या होती है कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स, जैसे अगर आपका AD पैरेलल BC होता, AD पैरेलल, AD मतलब ये वाला लाइन, BC आपका ये वाला लाइन है, अगर ये दोनों पैरेलल होता तो इनके जो को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, जैसे यहाँ पे को इंटीरियर एंगल्स क्या बन रहा है? तो को इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं 36 एंड 72। इनका सम कितना होना चाहिए था? 180 होना चाहिए था, राइट? बिकॉज को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है ना। लेकिन ये चीज यहाँ पे नहीं हो रही थी। इसका मतलब कि AB पैरेलल BD ये भी पॉसिबल नहीं है। इट मींस इट हैज टू बी AB पैरेलल DC। अगर आप इसको वेरीफाई करते भी हो, हाँ, तो अगर आप यहाँ 144 plus 36 is equal to 144 प्लस 36 इज 180, यहाँ पे भी 180 होना चाहिए और यहाँ पे भी 180 हो रहा है। देखो 72 प्लस 108, यहाँ भी 180 हो रहा है, ठीक है? yes पायल अनम्यूट कीजिएगा। यस सर। पायल, आपको पता है ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा एक बार ना जाकर या तो एनसीईआरटी खोल लेना या अवंती का मॉड्यूल खोल लेना। आई एम 100% श्योर दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट देयर, ठीक है? जो आपने चैट में डाउट पूछा, तो मैंने बोला कि डाउट तो वहां होना चाहिए जो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन हो। ये क्वेश्चन डिक्टो क्वेश्चन वहां पे प्रेजेंट है। बोलो तो मैं यहाँ पे अभी ओपन कर देता हूँ, तो वहां पे आपको दिख जाएगा, ज्यादा फिर आपकी बेइज्जती हो जाएगी। थोड़ा सा पढ़ाई करना शुरू कर दो। इससे ये पता चलता है कि क्वाड्रिलेटरल का टेस्ट रखा गया था तो आपने एक बार सारे क्वेश्चंस को तक को गो थ्रू नहीं किया था। समझ रहे हो आप? इससे ये पता चलता है। आई विल नॉट बी डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन बिकॉज ये सेम क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा और अवंती के मॉड्यूल में भी मिलेगा। जो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके था, कह सकते हो कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, या सेम क्वेश्चन अगर नहीं कराएगा तो मैं डिस्कस करूँ भी। जब सेम क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ है तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम अगेन? जब आपके पास इतना टाइम नहीं मिला कि टेस्ट से पहले सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, तो मेरे को टाइम क्यों देना चाहिए बीच में? So moving ahead, let's discuss the questions, homework जो मैंने आप लोगों को दिया था। Now, आप में से कितने लोगों जिन्होंने होमवर्क नहीं किया? रेज योर हैंड। कितने लोग हो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया? आप लोगों से होमवर्क हो कैसे जा रहे हैं? होमवर्क हो जा रहा है लेकिन टेस्ट में नंबर नहीं आता है। थोड़ा सा शॉकिंग नहीं लगता है क्या? जितने लोगों ने होमवर्क सबमिट किया है उससे कम लोग क्लास में प्रेजेंट है। दिस इज द फैक्ट। चलो, इन डिसअपॉइंटमेंट की हद होती है यार। इतना मेहनत करो, ऊपर से आप लोग
आप लोगों को पता होगा, आपके पेरेंट्स आपके नंबर देख के कितना बुरा फील कर रहे होंगे। उनको ये रियलाइज हो जाता है कि जो हार्डवर्क वो कर रहे हैं आप उसको पे बैक तक नहीं कर रहे हो। चलिए बताइए क्या डाउट्स हैं। इन क्लास एक्सरसाइज 11 और 11-2 दिया था। जो अपने डाउट्स बताएगा मैं उससे पूछूंगा भी कि आपने क्या अटेम्प्ट किया। ये नहीं कि बस क्वेश्चन में कोई अटेम्प्ट ही नहीं किया, 1 मिनट पढ़ा, कुछ नहीं समझ में आया, छोड़ दिया सर के लिए। इस तरीके से उसको डाउट्स नहीं कहते, उसको एफर्ट ही मारना नहीं कहते। तो पायल ने क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है। पायल अनम्यूट करके पहले मेरे को बताओ कि आपने कितना इक्वेशन बनाया, क्या लिखा है इस क्वेश्चन पे। यस सर। सर पहले मैंने गेन निकाला है टीवी पे, तो सर उसका गेन आया है 7200। तो सर उसके लिए सीपी निकालने के लिए गलत, because gain or loss is calculated on the CP. Do you know the cost price? नो सर। अगर मैं ही बोलूं कि मैंने एक चीज को नो सर मैंने 36,000 का 20% निकाला। वो गलत है ना। अगर आपने कोई चीज 100 रुपए की बनाई थी और आपने 120 रुपए में बेची तो आपको प्रॉफिट हुआ है 20 रुपए का। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि मैंने 120 में बेची है और 20% का प्रॉफिट हो गया, तो 20% ऑफ 120 इज 24। आपने इस क्वेश्चन को शुरुआत ही गलत किया है। आपको सबसे पहले यहाँ पे कॉस्ट प्राइस को x मानना चाहिए था। कॉस्ट प्राइस को x मानते तो सेलिंग प्राइस कितना होता? सेलिंग प्राइस होता 120% ऑफ x। मैंने ये चीज लास्ट क्लास में बताई हुई है कि डायरेक्टली हम कैसे लिख सकते हैं। तो 120% ऑफ x इज इक्वल टू 36,000। यहां से आपको कॉस्ट प्राइस मिलता पहला टीवी का, वो निकल कर आएगा 30,000। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट टीवी। तो पहला टीवी 30,000 में खरीदे थे और 36,000 में बेचे थे, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 6,000 रुपए हुआ। नेक्स्ट, दूसरा टीवी को लॉस में बेचे 25% का। दूसरे टीवी के कॉस्ट प्राइस को मान लीजिए y। तो जब भी कोई चीज हमने 25% लॉस पे बेची है, मतलब हमने कॉस्ट प्राइस के सिर्फ 100 माइनस 25 75% पे बेचा है, तो वहां पे मेरा SP2 कितना हो जाएगा? दैट विल बी 75% ऑफ y, where y is the cost price of the second TV. This is given as 36,000। अब यहाँ पे वैल्यू निकालोगे y का, तो ये वैल्यू निकल कर आएगा 48,000। मतलब ये 48,000 में आपने खरीदा था और आपने उसको 36,000 में बेचा है, तो यहाँ पे 12,000 रुपए का लॉस हुआ है। तो आई थिंक इसके बाद आप इजीली ओवरऑल गेन और लॉस निकाल सकते हो। नेक्स्ट टाइम से ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। डायरेक्टली एसपी पे हम कभी भी परसेंटेज नहीं लगाते हैं। ओके सर। नोट डाउन कीजिए एंड इसको आगे कंप्लीट कर लेना। यस सर। शुभम, क्वेश्चन नंबर 6 पूछे हो, अनम्यूट करके बताओ तो आपने किया क्या इसमें अभी तक? सर मैंने डिस्काउंट निकाल लिया है सर, और ₹29 आपने वो 12.5% कैलकुलेट किया 237.6 का? यस सर। कैलकुलेटर के हेल्प से कैलकुलेट किया होगा? नो सर, मैंने सर कटाकट भी किया है सर, मैं दिखा सकता हूँ वीडियो ऑन करके। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये भी गलत है। डिस्काउंट किस पे लगता है? मुझे ये बताओ, डिस्काउंट किस पे लगता है? सर MRP पे। MRP पे लगता है। तो यहाँ पे फिलहाल ये 237.6 क्या दिया हुआ है? सर बिल दिया हुआ है। तो अब आपको शॉपकीपर जो है वो इस पे डिस्काउंट दे रहा है कि एक अमाउंट था उसके ऊपर डिस्काउंट देने के बाद 237.6 हुआ? सोच के बताओ। सर वो देने के बाद 237.60 हुआ। तो फिर आपने उसके ऊपर फिर परसेंटेज क्यों कैलकुलेट किया? इसको थोड़ी देर वेट करो,
I'll explain this क्योंकि यहाँ पे estimation of percentage used है, वो टॉपिक मुझे आज डिस्कस करना है, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके सर। नयन, यस नयन, अनम्यूट करके बताना तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या अप्रोच था आपका? सर 7 में सबसे पहले हम 5 बनाना का सीपी निकाले और सर 1 बनाना का निकाले हैं। 5 बनाना का सीपी तो आपको दिया हुआ था, तो 1 बनाना का सर सीपी कितना है? सर 4/5। 4/5, परफेक्ट। उसके बाद सर फिर सेलिंग प्राइस निकाले हैं 1 बनाने का, तो 5/4 आया है। हाँ सही है। उसके बाद सर गेन निकालने के लिए सर सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सर माइनस किए हैं। ठीक है, गेन में से गेन निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी किए हो, तो सर 9/20 आया है। 9/20 आया, ठीक है। फिर तो सर यहाँ गेन पे परसेंट, तो मेरे को सब सही दिख रहा है, गेन परसेंट तो मतलब आपने सही कैलकुलेट किया है। सर आंसर मैच ही नहीं करता है पीछे से, पता नहीं क्यों। ठीक है, गेन परसेंट क्या होता है फॉर्मूला? सर गेन परसेंट सर जितना गेन आया है, मतलब सर गेन अपॉन सीपी इनटू 100%। राइट, तो अगर हम अब देखें तो 20 नीचे आ जाएगा और ये 5 ऊपर चला जाएगा, है ना? तो Yes, 9 के साथ अब 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 20 के साथ 4। 20 के साथ 4 इंटू 100। तो अब अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस पे आए तो कैलकुलेशन में ये आपका 25 का 100 होता है। Yes, और कुछ कैंसिल होगा क्या? और कुछ कैंसिल होते हुए मुझे नहीं दिख रहा, तो नीचे 4 रह जाएगा, ऊपर हमारा 25 इंटू 9 हो गया 225, 225 डिवाइडेड बाई 4, 225 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 50, 55, 56.25 आना चाहिए। यस, एक मिनट, गेन परसेंटेज ठीक है, 56.25% नहीं दिया हुआ है क्या ऑप्शन में? यस सर है। बस सर मेरा कैलकुलेशन एरर गलत किए हो। सर डेसिमल में मेरा गलत आया सर, फ्रैक्शन सही, फ्रैक्शन तक सही है मेरा। अच्छा, ओके। फिर सेकंड पार्ट में कोई दिक्कत या सेकंड पार्ट आ गया था? नो सर, सेकंड पार्ट तो ट्राई ही नहीं किए, सॉरी सर। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे अगर कोई क्वेश्चन 2 या 3 मिनट में नहीं होता है, आप उसको जेन्युइन ट्राई नहीं बोल सकते। अगर आपने 10 से 15 मिनट लगाए एक क्वेश्चन पे, जैसे कि मान लो 7 का फर्स्ट पार्ट हो गया था आपसे और आपसे 7 का सेकंड पार्ट नहीं हुआ, म्यूट कर लो नयन। ओके आपने सर। 7 का सेकंड पार्ट अगर आपसे नहीं हुआ, तो अगर आपने 10 से 15 मिनट लगाकर भी नहीं हुआ, तब वो जेन्युइन अटेम्प्ट था, वो जेन्युइन अटेम्प्ट था। फिर आप मेरे से अगर अपना डाउट पूछोगे ना, तो आप डिस्कस कर सकते हो कि सर मैंने इस तरीके से क्वेश्चन को सोचा था, तो वहां पे मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि यहाँ पे इस सोच में क्या गलती थी, तो उस सोच में क्या गलती थी। ये हर एक स्टूडेंट के लिए, मेरे को कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला है अभी तक जो मैथ्स में बहुत अच्छा है और वो 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन को गिव अप कर देता था। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, यू माइट नॉट बिलीव। आप अभी क्लास 8 में हो, मैं जब 2018 में छपरा 2019 में जब छपरा आया था, तो यहाँ पे मैं जिस क्लास 8 के बैच में गया था, वहां पे 2 ऐसे स्टूडेंट थे जो लोग क्लास 11th का आरडी शर्मा सॉल्व करते थे। क्लास 8 में होके क्लास 11th का आरडी शर्मा सॉल्व करते थे, और उनको मैं थोड़ा अलग से हेल्प करता था इन सब चीजों में और बीएच वगैरह क्लियर करने के लिए। ठीक है, अब मेरा पॉइंट ये है स्टूडेंट्स की इवन उनको क्लास में कैसे शांत करना पड़ता था जानते हो? क्लास में लगभग 25 स्टूडेंट थे, वो हमारा वन ऑफ द बेस्ट बैच था, अभी भी वो सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, अभी वो 10th में। तो होता क्या है कि उनको शांत कैसे करता था पूरी, जैसे जो लोग अपना क्लास 8 का पढ़ रहे हैं, वो काम जब उनको भी दिया जाता था ना,
तो बाकी को अगर मैं 15 मिनट्स का टाइम देता था, उनको मैं 4 मिनट 5 मिनट का टाइम देता था, ठीक है, 5 मिनट 4 मिनट ये टाइम देता था, और वो 4 मिनट 5 मिनट में सॉल्व करते थे, और जो चीज नहीं होता था फिर मैं उनको बताता था ट्रिक्स वगैरह। फिर अब जब बाकी लोग कर रहे हैं तब वो लोग क्या करेंगे, तो उनको एक ऐसा क्वेश्चन दे देता था जो कि क्लास 12th लेवल का है। वो 11th का आरडी शर्मा बना रहे थे, तो मुझे पता था कि हाँ इतने टॉपिक तक का कुछ दूंगा तो ये लोग कर लेंगे, लेकिन उसके आगे का दूंगा तो शायद नहीं करेंगे। तो मैं थोड़ा सा थिंकिंग नंबर सिस्टम, मतलब नंबर्स के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन देता था, एंड ट्रस्ट में वो आधे आधे घंटे तक लगे रहते थे, एक शोर शराबा नहीं करते थे। मैं इधर इन लोग को पढ़ा रहा हूँ, वो एक क्वेश्चन पे आधा घंटा लगाते थे, ठीक है। अब उन लोगों ने ये चीज डेवलप की थी, आधे घंटे तक सोचना एक क्वेश्चन के ऊपर। आप में से कितने लोग हो जो एक क्वेश्चन के ऊपर आधा घंटा देते हो? ठीक है, चलो वो लोग ब्रिलियंट लोग थे, बट इन जनरल एक इवन एवरेज स्टूडेंट भी अगर कोई होगा ना, तो एक एवरेज स्टूडेंट को भी 10 से 15 मिनट अगर एक क्वेश्चन नहीं बनता है तो आपको देना पड़ेगा, बिकॉज आप कोई क्वेश्चन से तब नहीं सीखते हो जब आप वो क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेते हो, या आप 2 मिनट में गिव अप कर देते हो, उससे नहीं सीखते हो। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ, जब आपसे 2 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन नहीं होता है, आपको मैंने 15 क्वेश्चन होमवर्क दिया, आप लोगों को होमवर्क का डेडलाइन दिया हुआ रहा है कि आज 2 बजे। अब आप क्या करते हो, आप में से आधे लोग, मुझे पता है सुबह 9 बजे 10 बजे दिमाग में रहता होगा कि आज मैथ्स की क्लास है, होमवर्क सबमिट करना है, तो अब आपने लास्ट मोमेंट पे काम शुरू किया, उसके कारण अब आपके पास टाइम बचा है कम। अब आप क्या करोगे, उसमें भी आपका टारगेट होता है कि टू सॉल्व द क्वेश्चन एज क्विकली एज पॉसिबल। फिर होता क्या है कि आप जो क्वेश्चन आपसे होता है वो तो ठीक है, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन नहीं होता उस पे आप एफर्ट नहीं लगाते, यू लीव द क्वेश्चन इन 2 मिनट्स। आप सोचते हो कि चलो सर वहां पे पूछेंगे किस क्वेश्चन में डाउट है, मैं क्वेश्चन नंबर बोल दूंगा, सर तो पूरा डाउट बता रहे हैं। और ये हुआ है इस क्लास में। मैंने, मुझे अभी भी याद है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और लीनियर इक्वेशन, 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन होमवर्क देता था, तो 7 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मतलब 70% 80% होमवर्क्स को मैं क्लास में सॉल्व करना पड़ता था, ठीक है, जिसके कारण पूरी क्लास में होमवर्क डिस्कशन में निकल जाती थी। बट मुझे दिखता था कि इट्स यूजफुल, क्योंकि अगर स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया जेन्युइनली तो मेरे डिस्कशन से उसको हेल्प मिल रहा है। बट अब जब आप लोगों के ये स्कोर्स आ गए, तो वहां से मेरे को आइडिया क्लियर हो गया आप लोगों के एफर्ट्स को लेकर, कि आप में से मैक्सिमम लोग, आई एम नॉट सेइंग कि सब कर रहे होंगे, बट 70-80% जनता क्या कर रही होगी कि बस वही 2 मिनट एफर्ट लगाया, क्वेश्चन नहीं हुआ सर को बोलेंगे। आप स्टूडेंट वहां से कभी नहीं सीखते हो, कभी नहीं। रीजन क्या है, क्योंकि अगर आपने 2 मिनट के अंदर उस क्वेश्चन को गिव अप कर दिया ना, तो आपने सोचा ही नहीं कि इस क्वेश्चन में क्या था, कैसे निकालना है। एंड उस पॉइंट पे क्या होता है, जब मैं आपको आंसर बताता हूँ, सॉल्यूशन बताता हूँ, तो उससे आपको हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे तो अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसे हो और उस क्वेश्चन को नेट पे सर्च करोगे तो भी उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो क्या आपको आंसर उस टाइम पे समझ जाते हो? आंसर जब नेट पे सर्च करते हो किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन, उस टाइम समझ में आ जाता है, लेकिन वो जनरली आपको 2 दिन बाद याद नहीं रहता है। क्यों नहीं याद रहता है? क्योंकि आपने उस क्वेश्चन पे पहले खुद एफर्ट नहीं मारा था, और जब आपने खुद एफर्ट नहीं मारा था तो वो सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में नहीं आया। आपने उस टाइम पे समझा अच्छा ये था तो ये हुआ है सॉल्यूशन में। तो इसीलिए आगे से मैथ्स हो या बाकी, मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रहा, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, when you are solving a question, especially from अवंती का मॉड्यूल जहां पे मुश्किल क्वेश्चन भी होते हैं, आपको 10 to 15 मिनट्स, आप 15 मिनट का टाइमलाइन बना लो कि अगर मैंने 15 मिनट तक अटेम्प्ट किया और वो क्वेश्चन नहीं बना तो सर को पूछूंगा। ट्रस्ट मी, आप उससे बहुत अच्छा तरीके से सीखोगे, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। हो सकता है 15 मिनट तक शायद आप किसी एक लाइन नहीं लिख पाओ, लेकिन आपने बहुत तरीके से सोचा होगा क्वेश्चन को। और फिर जब, जैसे कि अभी मैंने नयन से पूछा, तो नयन ने मेरे को जो स्टेप्स बताए ना वो सारे स्टेप्स सही थे, तो इससे उसको पता चल गया कि एग्जैक्टली वेयर ही वेंट रॉन्ग। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू। अब जैसे उसने 7 का सेकंड पार्ट नहीं किया हुआ, तो 7 का सेकंड पार्ट इवन इफ आई एक्सप्लेन ना, वो उसको कुछ खास फायदा नहीं करेगा, इट विल जस्ट बी एक्सप्लेनिंग द सॉल्यूशन। वो नेट पे भी सर्च कर सकता है, बट यहाँ पे ही एक्चुअली रियलाइज वेयर ही वेंट रॉन्ग।
मैं भी शॉक हो रहा था, अच्छा यहाँ भी सही किया, अरे यहाँ भी सही किया, फिर उधर गलती, ओके लास्ट में ही कैलकुलेशन में ही कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो आप सबको भी ये चीज को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, राइट, कि मतलब जरूरी नहीं है कि आपसे 10 के 10 सॉल्व हो जाएंगे, हो सकता है आपसे 10 में से 5 ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा हो एंड आप लोग इंप्रूव करोगे, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर है कि क्या आप जेन्युइन एफर्ट्स दे रहे हो या नहीं। जब आप लोगों ने स्टूडेंट्स संडे को टेस्ट दिया था, मंडे को हमारी क्लास थी, मैंने ऑलरेडी आपके स्कोर्स देख लिए थे एंड इफ यू रिमेंबर, मैं मंडे के दिन मैंने आप लोगों को आके बोला था कि स्कोर्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, बट हिम्मत मत हारना, ये एक मुश्किल लेवल का टेस्ट था और ये आपको मोटिवेट करना चाहिए आगे के टेस्ट के लिए, बताया था मैंने, याद है कि नहीं? मंडे के दिन में टेस्ट का स्कोर मैंने तभी देख लिया था, लेकिन what I realized from in the last 2-3 days is some of you are not making genuine efforts, ठीक है, and trust me, ये शायद अभी आपको लग रहा हो कि मेरे को कह रहे हैं मुझे क्यों करना है एफर्ट्स वगैरह, but after some time when you go to class 9th or class 10th then you will feel that क्लास 9th में कोई स्टूडेंट अचानक अच्छा नहीं होता है, अगर किसी स्टूडेंट का क्लास 8 वीक है तो क्लास 9th और वीक हो जाता है, बिकॉज क्लास 9th में लेवल बढ़ता है और क्लास 10th में 50% क्लास 9 होता है, समझ रहे हो, 50% क्लास 9, आप तो मैथ्स में आपको भी आइडिया हो गया है कि इवन क्लास 8 में आए हो तो बहुत सारी चीजें क्लास 7 से रिलेटेड होती है, अब आप 9th में जाओगे तो बहुत सारी चीजें 8 से रिलेटेड होंगी, और 10th में तो अगर आप खाली 9th का एनसीईआरटी और 10th का एनसीईआरटी खोलना, दोनों में 15 चैप्टर ही है, देखोगे ना तो चैप्टर के नाम तक सेम है, बहुत जगहों पे चैप्टर के नाम तक सेम है, इससे आपको क्या पता चलेगा कि इतना ज्यादा रिलेटेड है चैप्टर्स। तो द थिंग इज, आप लोगों का ये पहला परफॉर्मेंस बहुत खराब था, आप में से कुछ लोगों ने फर्स्ट टेस्ट में भी स्कोर कम किया था, फर्स्ट टेस्ट वाज एन इजी टेस्ट, ये उसके मुकाबले में एक मुश्किल टेस्ट था। अब यहां से यू गाइज हैव टू डिसाइड आप अपने पेरेंट्स को किस तरीके से पे बैक करना चाहते हो। देखो मैंने तो आप लोगों में से हार्डली कुछ लोगों को देखा हुआ है, एक दिन 2 दिन जो सेंटर पे आए थे, बट आप अपने पेरेंट्स को तो देख रहे हो ना कि वो पेरेंट्स जो है वो आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। लॉकडाउन के टाइम में जब आप लोगों का स्कूल बंद था और आप लोगों की क्लासेस चल रही थी, जब आप लोगों की क्लासेस चल रही थी, स्कूल की क्लासेस चल रही थी, अवंती की क्लासेस चल रही थी, उस टाइम पे आप में से कितनों के पेरेंट्स पूरा दिन घर के अंदर बैठे हुए थे? बहुत सारे पेरेंट्स बाहर जा रहे थे ना, 4 घंटे के लिए ही मार्केट खुला था, 4 घंटे के लिए जाते थे ना, काम करते थे, पैसे कमाते थे ताकि आप लोगों को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। तो आप सोचो कि अगर वो अपना लाइफ रिस्क पे डालकर बाहर जा रहे थे, बिकॉज उस टाइम पे घर से बाहर निकलना मतलब टेकिंग अ रिस्क ऑफ योर लाइफ था, तो अगर वो लोग इस तरीके से कर रहे हैं और आप लोग पूरा टाइम घर पे हो, ऐसा भी नहीं है कि कोई बाहर खेलना कूदना हो रहा है, कोई कंपटीशन में चले गए, ये सब कुछ नहीं है, तो डोंट यू थिंक कि द बेयर मिनिमम थिंग व्हिच यू कैन डू इज स्कोर अ डिसेंट मार्क्स। योर पेरेंट्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, but your parents are not even expecting you to score 35% and 40%। स्पेशली जो लोग फेल कर रहे हो इस टेस्ट में, एक चैप्टर, इंपॉर्टेंट थिंग क्या ना, एक चैप्टर के टेस्ट में फेल कर रहे हो, तो आप सोचो कि 15 चैप्टर का कंबाइंड टेस्ट में क्या होगा, 16 चैप्टर के कंबाइंड टेस्ट में क्या होगा, कैसे करोगे फिर? बिगर पिक्चर को भी तो देखो। अभी आप एक एक चैप्टर करके हम जा रहे हैं, लेकिन आफ्टर 3 months यू विल रियलाइज कि 10 चैप्टर हो गया ऐसे करते करते, और अगर आप सीरियस नहीं होगे तो यू विल रियलाइज कि मेरे 10 चैप्टर खत्म हो गए और मेरे को 10 चैप्टर में से एक चैप्टर आता है, 2 चैप्टर आता है। तो आपको जो अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करना है वो मेरे लिए नहीं करना है, आप मुझे जानते नहीं हो तो आप मेरे साथ अटैच नहीं हो गए, वी आर टेकिंग क्लासेस ऑनलाइन, बट आप मेरे मुकाबले अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन के साथ ज्यादा अटैच्ड हो। तो प्लीज मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं पे भी लगता है यू आर डूइंग, हाँ कुछ स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, हमारे पे लोड बहुत है, ट्रस्ट में बेटा बिल्कुल लोड नहीं है तुम्हारे ऊपर,
ठीक है, बिल्कुल लोड नहीं है। अगर आप देखोगे ना तो आप मेरे टाइम पे, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करनी होती थी और मैं दुकान पे बैठता था पापा के साथ, ठीक है, बस ट्यूशन, मतलब इट वाज लाइक कि रात में आई बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली एंड उस टाइम पे मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता था बिकॉज घर में मैं इकलौता लड़का था और मेरे बाकी 3 सिस्टर्स थी, तो घर पे रहती थी मम्मी के साथ एंड मैं सबसे बड़ा था। तो आप लोगों को अगर किसी को लग रहा है ना कि बहुत क्लासेस हो रही है, तो यू शुड बी हैप्पी बिकॉज इंडिया में शायद 10-20% लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जहाँ पे उनको सारी चीजें मिलती हैं। आपको खेलने कूदने के लिए चीजें मिल रही है, आपको फोन मिल गया है, आपको क्लासेस करने के लिए मिल रहे हैं। जस्ट इमेजिन इंडिया में कितने % बच्चे हैं जिनको ऑनलाइन क्लास करने का मौका ही नहीं मिला पिछले साल से ऑनलाइन क्लास करने का मौका नहीं मिला। इमेजिन करो उस सिनेरियो को, बिकॉज दे डोंट हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन। एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए 5,000-6,000 रुपए चाहिए होते हैं ना, फिर उसमें इंटरनेट पैक डलवाना होता है ना 400-500 रुपए का 3 महीने का। अब मान लो कि वो गरीब परिवार से अगर कोई है जो एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था जहां पे फीस होती है 150-200 रुपए महीने की, तो साल में 2,000 रुपए का फीस होता है। क्या वो फैमिली एक 5-6 हजार का स्मार्टफोन अफोर्ड कर सकती है? नहीं कर सकती। यू हैव नॉट बीन टू द रियल वर्ल्ड। सो और आपको ये सब नहीं भी सोचो, बट पॉइंट इज प्लीज डू योर हार्ड वर्क, वेयर मिनिमम हार्ड वर्क, स्कोर अ डिसेंट परसेंटेज, एटलीस्ट 60-70%, स्पेशली जिनका अभी 30-35 है, उनका टारगेट होना चाहिए 60-70 करने का। योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स इतने से खुश हो जाएंगे कि मेरा बेटा 35-40 से 60-65 पे आ गया। आपके पेरेंट्स ने आपसे ज्यादा लाइफ देखी हुई है, आपके पेरेंट्स को पता है कि आप 35-40 से सीधा 100 पे नहीं जा सकते, धीरे धीरे इंप्रूव करोगे, बट वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा जब आप हार्ड वर्क करोगे, ठीक है। तो आई विल एक्सपेक्ट कि अगले टेस्ट में आप लोगों का स्कोर इससे बहुत बेटर होगा एंड यू विल मेक योर पेरेंट्स हैप्पी। आपके पेरेंट्स आपको खुश करते हैं ना चीजें देकर, हाँ, अपने इतना रिस्क लेकर। आप खुद इमेजिन करो कि आपके पेरेंट खुद पे कितना पैसा खर्च करते हैं, और जस्ट इमेजिन करो कि अगर वो आपके स्कूल और ये सब के पैसे को छोड़कर वो सारे पैसे अगर खुद पे खर्च करेंगे, तो डोंट यू थिंक दे विल बी एट अ मोर कंफर्ट जोन? तो अगर वो इतना कुछ कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि अपना खेलना कूदना सब कुछ सही है? बट अगर वो एक्सपेक्ट करे कि मेरा स्टूडेंट, मेरा बेटा, मेरा बेटी एक ठीक ठाक परसेंटेज लाए, तो लाना चाहिए ना। तो इसीलिए आप लोगों को आई विल एक्सपेक्ट कि हाँ, अगले टेस्ट में ये स्कोर इंप्रूव होगा, ठीक है। अगले टेस्ट में आई विल एक्सपेक्ट कि आप लोग यहाँ पे इंप्रूव करोगे। मैथ्स में कैसे होगा? तो मैथ्स में सबसे पहले यू विल हैव टू स्टार्ट गिविंग टाइम। आप 2 मिनट 3 मिनट पे नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होता, गिव 10 to 15 मिनट्स। एक महीना सीरियस तो हो जाओ, देखो अगले महीने से आपको एफर्ट कम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, सो लेट्स प्रोसीड द डिस्कशन। अगला टेस्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का होगा, चैप्टर नंबर 6। अगला टेस्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का होगा। चलिए, तो और किसी के कोई डाउट्स है क्या? पहले बताओ, कोई डाउट्स है यहाँ पे? सिक्स का फर्स्ट पार्ट सही है, होगा, ठीक है। एनी डाउट्स एनीवन स्टूडेंट्स? कोई डाउट? टेल मी योर इश्यूज फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। बताइए, एक्सरसाइज से और कोई क्वेश्चन? लेवल 1, लेवल 2? यस नयन? सर होमवर्क लेवल 1 में है। होमवर्क के लेवल 1 में? सर लिस्ट प्राइस निकाले तो सही नहीं आ रहा है। होमवर्क का लेवल 1 में कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? सर 3 नंबर सर। 3 number. Do he purchase cosmetics for this much including sales tax? If the rate of sales tax is 15%, find the list price.
तो देखो यार, जैसे कि आप जीएसटी के बारे में तो जानते हो ना? यस सर, ठीक है, सर निकाले भी है। ओके, तो आपने लेकिन मेरे ख्याल से फिर से 15% इसका कैलकुलेट कर दिया है ना? यस सर। अब सुनो क्या होता है, टैक्स कैसे लगता है। तो आपने सबसे पहले कोई सामान खरीदा, मान लो कि आपने खरीदा कंप्यूटर खरीदा, ठीक है, आपने 20,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा, तो 20,000 के कंप्यूटर पे 18% का जीएसटी लगता है, तब जाकर आपका फाइनल बिल बनेगा। ठीक है, तो आप जो नेगोशिएट करते हो, आप नेगोशिएट करते हो इसके ऊपर। ये तो फिक्स है कि जितना भी बिल होगा, जितना भी लिस्ट प्राइस होगा, उसी के ऊपर आपको टैक्स लगने वाला है। तो 18% इसका कितना हो जाएगा, इसका 18% हो जाएगा 3600। ठीक है, आप सोचो कि 20,000 रुपए का था हमारा कंप्यूटर, 3600 का टैक्स दिया, तो हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया, 23,600 रुपीज। तो अब आप बताओ कि अगर हमें बोला जाता है कि 18% जीएसटी पे किया है हमने, और हमने टोटल दुकानदार को इतना पे किया, तो इज इट करेक्ट टू कैलकुलेट 18% ऑफ 23,600? इज इट करेक्ट? नो ना, बिकॉज आपने 18% किस पे कैलकुलेट किया था, 20,000 पे किया था। यस सर। आपने 20,000 पे। अब जैसे सिंपल सी बात है, एक बार म्यूट कर लो, थोड़ा बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है ज्यादा। ओके। तो देखो सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो 100 रुपीज पे आपने सामान खरीदा था, 100 रुपीज पे सामान था, लिस्ट प्राइस था, और आपने उस पर 10% का टैक्स दिया, तो 10% ऑफ 100 कितना, 10 रुपया होगा। तो ये कितना बन गया, ये बन गया आपका 110। ठीक है, ये बन गया आपका 110 रुपए। अब आपने ये कैसे हुआ, जब आपने इस पे 10% का इंक्रीमेंट लगा, 10% का टैक्स लगा। अब अगर आप 110 पे 10% निकालते हो, अगर आप 110 पे 10% कैलकुलेट करोगे ना, तो 10% ऑफ 110 कितना होता है, दैट इज 11 रुपीज। दैट इज 11 रुपीज। यहां पे 10% कितना था, 10 रुपया था, लेकिन यहां पे 10% कितना है, 11 रुपया है। तो जब आप 100 में 10 ऐड किए थे, तब 110 पर पहुंचे थे। अब अगर 110 पे वापस 100 पे जाना है, तो आपको कितना माइनस करना है, आपको 10 माइनस करना है। लेकिन आप अगर 10% कैलकुलेट करते हो, तो 10% कितना निकलता है, 11 निकलता है। अब अगर आप 110 में से 11 माइनस करोगे, तो कितना होगा, 99 पे चलेगा ना, जाना तो 100 पे था। तो यही गलती होती है आप लोगों से। जनरली क्या यहाँ पे समझना होता है कि आखिर ये टैक्स कैसे कैलकुलेट हुआ है। ये टैक्स कैलकुलेट हुआ है किस पे, ये टैक्स कैलकुलेट हुआ है मार्क प्राइस पे। तो जैसे कि मार्क प्राइस को x मान लो, तो x पे 15% आपको देना पड़ा, क्योंकि सेल्स टैक्स 15% था। तो मान लो 1,000 रुपए का सामान था, 1,000 रुपए का सामान था एग्जांपल के तौर पे, तो 1,000 रुपए की सामान पे आपने 15% और लगाया, तो 1,000 रुपए का 15% कितना हुआ, 150 रुपया होगा। तो 1,000 प्लस 150 बनेगा 1,150 रुपया। तो उससे पता चलेगा कि हाँ, मैंने 1,150 रुपये मुझे पे करना है। तो यहाँ पे जो मेन गलती आप लोगों से हो रही है स्टूडेंट्स, आप ये पहले फिगर आउट कीजिए, एंड इट इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक। अगर आप देखोगे तो आज के सेशन में भी 3-4 कॉमन मिस्टेक हो गया। जैसे किसी ने इसी पे आई थिंक किसी ने सीधा इसी का 20% कैलकुलेट कर दिया था। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप इस वैल्यू पे कैसे पहुंचे हो, आप इस वैल्यू पे कैसे पहुंचे। अगर आपने लिस्ट प्राइस को x माना था, तो x के साथ 15% ऑफ x, दिस वैल्यू वाज इतना ना, दिस वैल्यू वाज इतना 17 जो दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है, कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है, ये 115% हो गया। ये 115% ऑफ लिस्ट प्राइस है, एलपी। तब जाकर आपको वहां से एलपी पता चलेगा। ठीक है, तब जाकर आपको वहां से एलपी पता चलेगा। अब मान लो मैं आपको आप लोगों से गलती कहां हो रही है, अगर मैं आपको क्वेश्चन में बता दूं कि लिस्ट प्राइस इज 200 रुपीज एंड टैक्स इज 15%, एलपी इज 2,000 रुपीज एंड टैक्स इज 15%, फाइंड द बिलिंग अमाउंट, फाइंड द बिल अमाउंट। अब अगर आप 15% कैलकुलेट करते हो 200 रुपए पे, अब अगर आप 15% कैलकुलेट करते हो 200 रुपए पे, तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, बिकॉज 200 का 15% कितना होगा, 30 रुपीज होगा। तो 200 रुपये तो एमआरपी था,
और उस पे आपने 30 रुपया का टैक्स पे किया, तो आपका टोटल बिल कितना हो जाता? आपका टोटल बिल हो जाता 230 रुपए का। 200 रुपीज प्लस 30 रुपीज, 230 रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बिल दिया हुआ है 230 रुपए का और आपको बोला हुआ है, जैसे मान लो कि आप अगर मेरे को बताते हो कि सर मैं ये कॉपी खरीद के लाया हूं 230 रुपए का और इसमें मैंने 15% का टैक्स पे किया है, और अगर मैं वहां पे उस कॉपी का लिस्ट प्राइस निकालने जाऊंगा, तो आई विल नॉट कैलकुलेट 15% ऑफ 230, क्योंकि 230 तो आपका क्या था? 230 इज द फाइनल अमाउंट विच यू हैव पेड। आपका टैक्स 230 पे कैलकुलेट नहीं हुआ था, आपका टैक्स तो 230 से कम वैल्यू पे कैलकुलेट हुआ था, एक छोटा वैल्यू था, उस पे जब आपने टैक्स ऐड किया तब जाके ना 230 बना था। तो मैं वहां पे लिस्ट प्राइस कैसे निकालूंगा? अगर आपने मेरे को बोला होगा कि सर मैंने 230 रुपये पे किया जिसमें 15% टैक्स इंक्लूडेड है, तो मैं मानूंगा कि लिस्ट प्राइस था एक्स, मैं मानूंगा कि लिस्ट प्राइस था एक्स, तो मुझको एक्स रुपया देना पड़ गया मार्क प्राइस के कारण, एमआरपी जो था, अब प्लस उसमें 15% देना पड़ा, तो टोटल मैंने कितना दिया एक्स का? तो टोटल मैंने एक्स का 115% दिया, तो मेरा एक्स का 115% होना चाहिए 230 रुपए। अब अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा स्टूडेंट्स, तो 115 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 230, और अब अगर हम यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं तो 115 को डबल से वो करोगे तो 2 आएगा, तो x बाई 100 इज इक्वल टू 2 हुआ, तो x का वैल्यू यहाँ से 200 निकल गया, x का वैल्यू 200। देखो यहाँ पे लिस्ट प्राइस 200 रुपए था ना, तो बात समझ में आ रही है? These are two different situations. लेफ्ट मोस्ट जगह पे क्या लिखा मैंने कि मान लो आप दुकान में गए, आपने देखा कि आपको जो सामान लेना है वो 200 रुपए का है और उस पे 15% का टैक्स है, तो आप दुकानदार को फाइनल अमाउंट कितना पे करोगे? आप दुकानदार को फाइनल अमाउंट पे करोगे 200 रुपया प्लस 15% ऑफ 200 रुपया। लेकिन अब अगर आपने वो चीज मुझे बताई कि आपने ये आइटम खरीदा है 230 रुपए में जिसमें 15% का टैक्स इन्वॉल्व है, तो वहां पे मैं 230 रुपए पे 15% कैलकुलेट नहीं करूंगा, बिकॉज आपने टैक्स 230 रुपए पे किया था क्या? नहीं, आपने किस पे टैक्स पे किया था? आपने 200 रुपए पे टैक्स पे किया था। 200 रुपए में जब ये 15% ऐड किया तभी तो वैल्यू 200 से ज्यादा होके 230 बन गया था ना। अगर उस पर टैक्स नहीं होता तो जितना एमआरपी आप उतना ही देते। आ रही है बात समझ में? तो मुझे वहां पे अगर लिस्ट प्राइस, अगर आप मुझे बोलते हो कि सर आई हैव पेड 230 रुपीज फॉर दिस आइटम एंड इट आल्सो इंक्लूड्स द सेल्स टैक्स ऑफ 15%, then try to find out what was the list price of the item. So what I will do is I will assume that the list price was x rupees, so you actually paid x rupees plus 15% of x rupees. You paid the list price plus you paid the tax on the list price, then that total will became 230 rupees. So x plus 15% of x will be equal to 230. ये इक्वेशन में बनाऊंगा और उस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालूंगा, तब जाके मुझे पता चलेगा कि अच्छा जो आइटम आप लेकर आए थे वो आइटम था 200 रुपए का। आर यू गेटिंग दिस स्टूडेंट्स? ये समझ में आया है कि नहीं आप सबको? इज दिस एग्जांपल क्लियर? क्या डाउट है बताइए प्लीज। यस नयन? नो सर, पहले से सर। अच्छा, यस अप्रमय? सर एक बार करके बता दीजिए, मेरा भी मेथड गलत हुआ है, एक बार ऐसे बता दीजिए इक्वेशन को। कौन सा? सर यही वाला सेम क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो आप? क्वेश्चन नंबर 3? सर यही। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम ये वैल्यू कितनी है एक बार बताओ तो। अब मुझे मेरे स्क्रीन में थोड़ा सा यहाँ पे व्हाट इज दिस वैल्यू? सर 172.50। 172.5 राइट? ओके, सो 5। हाँ, तो आप यहाँ पे मान लो कि उसका लिस्ट प्राइस है x, मान लो कि उसका लिस्ट प्राइस है x, तो आपने कितना पे किया है? आपने जो 172.5 रुपीज पे किया है उसमें सेल्स टैक्स इंक्लूडेड है, मतलब द फाइनल अमाउंट व्हिच यू हैव पेड इज x प्लस 15% ऑफ x, राइट? यस और नो, टेल मी। अगर 172.5 रुपीज है स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि x लिस्ट प्राइस के साथ उस पर टैक्स पे किया गया, तो ये वैल्यू कितना निकल कर आया? ये वैल्यू निकल कर आया 172.5। अब आप सबको मैंने लास्ट क्लास में एक छोटी सी चीज समझाई थी
कि जब आप एक चीज x में 15% ऐड किए हो तो आपका फाइनल वैल्यू कितना बनेगा? आपका फाइनल वैल्यू बनेगा 115% ऑफ x. तो 115% ऑफ x इज इक्वल टू 172.5. अब आपको यहाँ पे इक्वेशन बनाना होगा स्टूडेंट. तो इक्वेशन बनेगा 115 अपॉन 100 इंटू x इज इक्वल टू 172.5. नाउ ट्राई टू मेक सम कैंसिलेशंस. कैंसिलेशंस जैसे कि 5 से ऊपर नीचे डिवाइड होगा तो 25 100 और यहाँ पे आएगा 23, यहाँ पे आएगा 23. अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे वैल्यूज को, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 23/20 को राइट साइड में तो 172.5 के साथ 20 आपका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 23 आपका डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. 20 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा और 23 आपके डिनोमिनेटर में आ जाएगा. अब आपको और डिवीजन करना पड़ेगा. अब देखो कि 23 जो है वो 20 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो आपको 172.5 को डिवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए. तो अगर मैं 172.5 को अभी फिलहाल 1725 ही मान लूं और 1725 को अगर मैं 23 से कैंसिल करने जाऊं तो सबसे पहले मुझे क्या दिखेगा? 23 इंटू 7 8 7. तो 23 इंटू 7 7 3 is 21 161. तो यहाँ 7 रखोगे ये 161 बनेगा. तो यहाँ पे माइनस किए तो आएगा 11. तो ये हो गया 115 और 115 हुआ तो 5 पे एंड हो रहा है. 23 इंटू 5 कैलकुलेट करके देखा वो भी 115 होता है. तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये कितना आएगा. 115 आया, 5 किया, रिमाइंडर 0, मतलब कि प्रॉपर कैंसिल हो गया. तो जब 1725 को 23 से डिवाइड किए तो 75 आ रहा है. तो अगर 172.5 एक डेसिमल होता तो हम डिवाइड करते तो हमें क्या मिलता? हम अगर यहाँ पे डिवाइड करते तो हमें वो ये इसको इधर कैंसिल करोगे तो आपको 7.5 मिलेगा. तो फाइनली हमें यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 7.5 इंटू 20. जब आप इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 150 रुपीज. तो यहाँ से हमको लिस्ट प्राइस मिल गया 150 रुपए. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इज दिस द आंसर? यस अप्रमेय? यस सर, समझ में आ गया. थैंक यू सर. अभी कह रहा है सर मेरा 207.9 आ रहा है बट 6 का बुक का ओनली 207 है. अभी एक काम कीजिएगा, आप अपना सॉल्यूशन जो भी किया हो ना उसका स्नैपशॉट ग्रुप पे सेंड करो. बॉयज ग्रुप जो है हम लोगों का उस पे सेंड करके मुझे टैग करो. मैं देख के वहां पे बताऊंगा कि आपने सही किया या गलत किया. ठीक है, चलो. और कोई डाउट्स है क्या स्टूडेंट्स? होमवर्क में और कोई डाउट्स है? होमवर्क में और कोई डाउट्स है? मैंने आप लोगों को इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 लेवल 2 प्लस होमवर्क का लेवल 1 करने के लिए दिया था. एनी मोर डाउट्स? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो अब सुनो क्या करना है आपको. आज तो हमने कोई नया चीज नहीं पढ़ा है तो आपके लिए कोई होमवर्क नहीं होगा. इट डज नॉट मीन कि अब आप अगले 2-3 दिन रिलैक्स करोगे. आज थर्सडे है, आवर नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे, राइट? तो आपके पास फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर मंडे आएगा. तो यू हैव 96 आवर्स रफली इन बिटवीन. अब इस 96 आवर्स में आपको क्या करना है? 2-2.5 घंटे निकालिए अच्छे से, पूरा फुल फोकस के साथ. जितना हमने अभी तक चैप्टर 8 को किया है, चाहे उसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा देखने पड़े, दोबारा देखिए. और अगर आपके पास RS अग्रवाल या RD शर्मा कोई ऐसे प्रैक्टिस के लिए कोई भी बुक है, उस बुक से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जहां तक हमने पढ़ा हुआ है. ट्राई टू डेवलप योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. कोई भी होमवर्क नहीं है ना तो आप ये करो. साथ ही साथ नेक्स्ट संडे, इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे देयर विल बी अ टेस्ट ऑन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. तो आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को भी रिवाइज कीजिए. आई थिंक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हमने बहुत अच्छे से किया था, हर 1-2 क्लास के बाद बहुत भी हुआ है एंड वो अभी रिसेंट हुआ है. समझ सकता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स 1 महीना पहले हुआ है तो हो सकता है आप भूल गए होंगे. बट अब आपने यहाँ पे एक छोटी सी चीज सीख ली है कि अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में खराब होने का एक रीजन था कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने अच्छे से रिवीजन नहीं किया होगा. तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एज वेल. अगले 3-4 दिन ये काम करो कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को भी थोड़ा रिवाइज कर लो एंड साथ ही साथ जितना हमने चैप्टर 8 में पढ़ा है उसको भी रिवाइज करो. आई थिंक फिर मंडे को यू विल बी एट अ वेरी गुड पोजीशन. ठीक है? यस शुभम? सर एनसीईआरटी से नहीं कर सकते हैं सर? करो, कोई दिक्कत नहीं है.
सर क्या है उसको ना, सुनो दिक्कत क्या है शुभम की, हम अगर अवंती का मॉडल सॉल्व कर रहे हैं ना तो एनसीईआरटी के कुछ अच्छे खासे क्वेश्चंस तो कवर हो ही जाते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज कि एनसीईआरटी में अगर आपको क्वेश्चंस कम लगते हैं तो गो फॉर आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा, ठीक है? यस हाँ यस कौशिक बताइए। सर डिस्काउंट में सर निकालने पर नहीं आ रहा है डिस्काउंट। आवाज एकदम नहीं आ रही है कौशिक। सर हेलो। हाँ हाँ सर डिस्काउंट सर नहीं आ रहा निकालना। डिस्काउंट नहीं आ रहा निकालना। देखो यहाँ पे लेट मी टेक यू, हमारा लास्ट क्लास का फाइल कहाँ है? तो ये हमारा लास्ट क्लास का पीडीएफ है, राइट? तो यहाँ पे देखो डिस्काउंट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक छोटी सी चीज होती है कौशिक, बाकी लोग भी ध्यान से सुनिए अभी, ठीक है? 5 मिनट वेट कर सकते हो। अच्छा आरडी शर्मा में लेवल 2 क्वेश्चंस मुश्किल हो सकते हैं बट लेवल 1 मुश्किल नहीं होते, तो आप लेवल 1 तो छोड़िएगा मन। अब देखो हाउ डज दिस वर्क, एक छोटा सा चेन होता है गाइस, समझने की कोशिश करना। पहले आता है कॉस्ट प्राइस, पहले आता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है? कॉस्ट, मान लो कि आपने ही आपने क्या किया, आपने लेट्स से मिट्टी के बर्तन बनाए, एग्जांपल के तौर पे आपने मिट्टी के बर्तन बनाए और आपको वो कॉस्ट पड़ा 100 रुपए का, ठीक है? अब आप क्या करना चाहते हो, आप उस मिट्टी के बर्तन को बेचना चाहते हो जो आपने बनाया है। अब वहां पे क्या होगा कि यू विल थिंक ऑफ मतलब आप क्या सोचोगे कि हम आपको कुछ प्रॉफिट हो, तो आप वहां पे एक प्राइस टैग लगाओगे, आप एक प्राइस टैग लगाओगे। प्राइस टैग कितना लगाओगे? तो मान लो कि आपने डिसाइड किया कि आपको इस पे 100 रुपए का इनपुट था, आप 50 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हो, तो आपने 150 रुपए का मार्क प्राइस लगाया, ठीक है? एमआरपी लगाया। तो आपने यहाँ पे जो 100 से 150 पे गए हो, 100 से 150 पे गए हो, तो ये जो 50 रुपीज आपने बढ़ाया, एमपी माइनस सीपी, दिस इज कॉल्ड एमपी माइनस सीपी जो आपने किया ना, ये जो 50 रुपए आए, दिस इज कॉल्ड एज द मार्कअप, इसको बोला जाता है मार्कअप। ये होता है जब आप एक सामान बनाते हो 100 रुपए में और फिर आप डिसाइड करते हो कि हम उसमें कितना वैल्यू बढ़ाकर उस पर प्राइस टैग लगाएं, उसको बोला जाता है मार्कअप, ठीक है? फिर आपको कभी हो सकता है मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए। तो मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? वो होता है मार्कअप डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, बिकॉज अल्टीमेटली आपने प्राइस किस पे अप किया था? तो अपने कॉस्ट प्राइस पे किया था। हो सकता है कि आप 2 दुकानदार को बेचना चाहते थे, एक दुकानदार आपका फेवरेट था तो आपने उसको 140 रुपए का प्राइस टैग दिया, एक दुकानदार के साथ आपका उतना जान पहचान नहीं था तो आपने उसको 150 रुपए का दिया। तो दोनों जगह अलग अलग मार्कअप होगा, ठीक है? तो मार्कअप परसेंटेज मतलब आपने अपना कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ऊपर प्राइस टैग लगाया है, राइट? आप दुकान में क्या होता है, दुकान में जनरली इस पे डिस्काउंट मिलता है, दुकान में जनरली इस पे डिस्काउंट मिलेगा। या सोच लो कि आप ही की दुकान थी, एग्जांपल, अब सिचुएशंस हो सकते हैं अलग अलग, तो आपने 100 रुपए में वो मिट्टी के बर्तन बनाए थे और आपने उस पर प्राइस टैग लगाया है 150 रुपए का। अब एक कस्टमर आया तो कस्टमर बोल रहा है कि आप डिस्काउंट करो, आपने कस्टमर को बताया कि मेरा ये आइटम 150 रुपए का है, तो कस्टमर ने बोला कि सर इसे ज्यादा हो रहा है, इस पे डिस्काउंट लगाइए। तो जब आप डिस्काउंट उसको लगाते हो तो डिस्काउंट किसके ऊपर लगाते हो? कॉस्ट प्राइस के ऊपर लगाते हो या एमआरपी के ऊपर लगाते हो? बताओ। आप भी अगर दुकान में बार्गेन करने जाते हो तो दुकानदार आपको किस पे डिस्काउंट देता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर देता है या मार्क प्राइस के ऊपर देता है? एमआरपी के ऊपर देता है। तो अब आपने क्या डिसाइड किया? आपने डिसाइड किया कि सर आप 15 रुपीज का डिस्काउंट ले लो, ठीक है? 15 रुपीज का डिस्काउंट ले लो। तो 15 रुपीज का डिस्काउंट लेने पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तब आपको कितना पैसा देना पड़ेगा? तो 150
माइनस 15 कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौशिक हमें डिस्काउंट कितना मिला, हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिला 15 रुपीज का। कैसे कैलकुलेट किया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हो गया मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट हमेशा क्या करता है, डिस्काउंट हमेशा प्राइस को कम करता है, मार्क प्राइस इसलिए आपका हमेशा ज्यादा रहेगा, राइट। अब आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो हमेशा क्या होने वाला है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अच्छा, नेक्स्ट आपको कभी कभी डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। मान लो कि आपने दुकानदार को 15 रुपए का डिस्काउंट, दुकानदार ने आपको 15 रुपए का डिस्काउंट दिया था, तो वो कैलकुलेट करना चाहता है कि परसेंटेज में आपको उसने कितना डिस्काउंट दिया। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एक्चुअल डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। देखो स्टूडेंट्स, मार्कअप परसेंटेज के केस में डिनोमिनेटर में क्या था, मार्कअप परसेंटेज के केस में डिनोमिनेटर में था कॉस्ट प्राइस, क्योंकि मार्कअप जब आपने प्राइस को बढ़ाना था ना, जब आपने प्राइस टैग लगाया था तो आप किसके अकॉर्डिंग देख रहे थे कि मैंने 100 रुपये में सामान बनाया है तो मैं इसे इतना ऊपर रखना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे रेफरेंस किसको ले रहे थे, कॉस्ट प्राइस को रेफरेंस ले रहे थे। तो कॉस्ट प्राइस को रेफरेंस ले रहे थे इसीलिए वो डिनोमिनेटर में आया। अब जब डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट हो रहा है तो डिस्काउंट किस पे लगा था, डिस्काउंट किस पे डिसाइड हुआ, 150 रुपया पे डिसाइड हुआ था। तो इसीलिए मार्क प्राइस अब यहाँ पे बेस वैल्यू बन जाता है, मार्क प्राइस यहाँ पे बेस वैल्यू बन जाता है। समझ रहे हो, आपको जब डिस्काउंट लगा, अब मान लो कि आप एक आइटम लेने गए दुकानदार के पास, वो दुकानदार ने सोच लो कि दो लोग गए हैं, ठीक है, दो लोग गए हैं, एक के बाद एक गए और दोनों सेम सामान खरीदना चाहते थे और 150 रुपये का वो लगा हुआ था, टैग लगा हुआ था। अब दुकानदार ने आपको 15 रुपए का डिस्काउंट दिया और दुकानदार ने किसी और को 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो वहां पे वो 20 रुपए में जो उसको डिस्काउंट मिला वो भी किस पे कैलकुलेट होगा, परसेंटेज। दोनों ही केस में वो दुकानदार देखेगा ना, अल्टीमेटली दुकानदार अपना कैलकुलेशन कैसे करेगा, दुकानदार अपना कैलकुलेशन करेगा कि मैंने यहाँ पे 150 रुपए का टैग लगाया हुआ है तो मैं इसी के ऊपर या तो 15 रुपए दूंगा छूट, या 10 रुपए का छूट दूंगा, या 20 रुपए का छूट दूंगा। तो जब डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट होता है स्टूडेंट्स, तो द डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द मार्क प्राइस, है ना। डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो मार्क प्राइस पे, जब आपको बोल दिया जाता है कि 150 रुपया में आप 20 रुपया छोड़ दीजिएगा तो आपका सेलिंग प्राइस निकलता है। तो गलती मत कीजिएगा, डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस मत डालिएगा। सेलिंग प्राइस तो रिजल्ट है डिस्काउंट देने के बाद, डिस्काउंट देने के बाद आपको सेलिंग प्राइस पता चलता है ना। तो इसलिए फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। आप जब भी परसेंटेज चेंज करते हो, जब भी परसेंटेज चेंज निकालते हो तो डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होता है, इनिशियल वैल्यू होता है कि नहीं, डिनोमिनेटर में हमेशा इनिशियल वैल्यू होता है। तो यहाँ पे अपना जब डिस्काउंट लगा रहे हैं तो डिस्काउंट किस पे लगा रहे थे, डिस्काउंट के लिए इनिशियल वैल्यू क्या होगा, मार्क प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीजें कौशिक यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार रीड कीजिए दोबारा। It's very common these days that there is a sale and the products are at a discounted price. Generally हम लोगों को चीजों के ऊपर आजकल सेल दिखती है और दिखते हैं कि चीजें जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे है, कम दाम पे दिख रहे होते हैं। तो बेसिकली डिस्काउंट होता क्या है, सो इट इज द रिडक्शन इन द मार्केट प्राइस टू इंक्रीज द सेल एंड टू प्रमोट द प्रोडक्ट्स। जनरली डिस्काउंट क्यों किया जाता है, ताकि वो मार्केट प्राइस से कम में बिके, वहां से क्या होता है कि सेल बढ़ता है इसके कारण और इनडायरेक्टली प्रमोशन भी हो जाता है। और आपको कैसे पता चलेगा डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, सो वी कैन गेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बाय सब्ट्रैक्टिंग द सेल प्राइस। सेल प्राइस का मतलब होता है एसपी फ्रॉम द मार्केट प्राइस व्हिच इज एमपी। तो डिस्काउंट हमेशा एमपी माइनस एसपी से कैलकुलेट करोगे एंड डिस्काउंट परसेंटेज विल बी डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। दिस इज दैट सिंपल, प्लीज डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। ये मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था और इस क्वेश्चन का ये क्या क्वेश्चन था कि इफ द प्राइस ऑफ अ जीन्स इज 2500 रुपए, 2500 रुपए की एक जीन्स है और उसके ऊपर 500 रुपए का डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस निकालिए और डिस्काउंट परसेंटेज निकालिए। इसका यहाँ पे आंसर भी डाला हुआ था, तो देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट प्राइस है 2500 रुपए का, 500 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। अभी अगर हमने आपको वहां पे बताया कि मार्केट प्राइस एमपी माइनस एसपी इज इक्वल टू डिस्काउंट होता है, तो अगर हमको यहाँ पे डिस्काउंट पता है, हमको मार्केट प्राइस पता है, तो अगर हम एसपी निकालना चाहते हैं तो हम एसपी को राइट साइड भेज देते हैं और डिस्काउंट को लेफ्ट साइड ले आते हैं। तो एमपी माइनस डिस्काउंट कितना हो गया, ये हमारा एसपी हो गया।
तो यहाँ पे यही चीज की हुई है, यहाँ पे सेल प्राइस को 2500 माइनस 500, लॉजिकली है ना, 2500 के सामान पे 500 रुपए का छूट मिला है, तो 2500 माइनस 500 हो गया 2000, मतलब 2000 रुपया पे करना पड़ा जींस के लिए। फिर आपको अगला चीज क्या कैलकुलेट करना है, डिस्काउंट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, इट इज एक्चुअल डिस्काउंट अपॉन सेलिंग, एक्चुअल डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, ठीक है। एक्चुअल डिस्काउंट तो 500 रुपए का डिस्काउंट था, मार्क प्राइस था 2500 रुपए का, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100, यहां से मिला आपको 20%। अनय पूछ रहे व्हाट इज द यूज ऑफ राइटिंग एसपी हियर। अनय द ओनली यूज ऑफ राइटिंग एसपी इज सो दैट यू कैन रिलेट द थिंग्स ना, क्योंकि हम इस चैप्टर में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। यस कौशिक। सर आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। सर बोल रहे सर एक एग्जांपल है, 5000 का सर सामान हम लिए हाँ और सर 25% का सर डिस्काउंट हुआ, तो सर उसका हमको निकालने में सर प्रॉब्लम हो रहा है। 500 रुपए का सामान आपने लिया है, अब ये बताओ कि मार्क प्राइस है या सेलिंग प्राइस है? सर ये एमआरपी है। एमआरपी है, मतलब एमपी हमारा 5000, आप दुकानदार के पास गए, वहां पे 5000 का टैग लगा हुआ था, अब उसमें डिस्काउंट परसेंटेज कितना दिया हुआ है, तो 25% का डिस्काउंट दिया हुआ है, राइट। अब ये बताओ कि आपको एक्चुअल में फिर कितना पे करना होगा, यही जानना चाहते हो, राइट। तो आप क्या करो, आप छोटा सा ये फॉर्मूला रख लो कि SP इज इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ MP, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको क्या निकालना है, कहीं ना कहीं आप जानना चाहते हो कि आपको एक्चुअल डिस्काउंट कितना मिला, आपको एक्चुअल डिस्काउंट कितना मिला। तो यहाँ पे थोड़ा सा म्यूट कर लेना, बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है आपकी। तो यहाँ पे एक्चुअल डिस्काउंट क्या होगा, एक्चुअल डिस्काउंट इज डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ MP, ठीक है। एक्चुअल डिस्काउंट विल बी डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ MP। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट कर लीजिएगा। एंड देयरफॉर सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस हमेशा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, सेलिंग प्राइस हमेशा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है। और डिस्काउंट कैसे निकालोगे, तो डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ 5000, मतलब अगर आपको कैलकुलेट करना है, अगर दुकान में गए, दुकान में 5000 रुपया का टैग लगा हुआ था उसपे, और उसपे 25% का छूट मिल रहा था, आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि एक्चुअल में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप 5000 का 25% कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपको ये जो डिस्काउंट मिल रहा है ये MP के ऊपर ही तो मिलेगा ना। तो आप 5000 का 25% कैलकुलेट करोगे, वो वैल्यू जो भी आएगी उतना माइनस कीजिएगा, बाकी अमाउंट आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे अब जैसे 25% कैलकुलेट करोगे 5000 का, तो वो निकल कर आ रहा है यहाँ पे 1250, ठीक है। तो कौशिक यहाँ पे हम मार्क प्राइस हमारा हो जाएगा 5000 रुपया, 1250 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो 5000 में से 1250 माइनस करोगे तो 3750 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। हाँ कौशिक। सर हो गया सर, पहले ही का सर हाथ उठा था सर, अब समझ में आ गया। ठीक है। नयन पूछ रहा है कि विच इज बेस्ट, RS अग्रवाल और RD शर्मा फॉर प्रैक्टिस। नयन, RS अग्रवाल एंड RD शर्मा बोथ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स। RS अग्रवाल उनको करना चाहिए जिनका बेसिक्स अभी थोड़ा वीक है, या जिनका मैथ्स में भी स्कोर कम आ रहा है, उनको मैं RD शर्मा सजेस्ट नहीं करता। उनको RS अग्रवाल करना चाहिए, बिकॉज RS अग्रवाल में क्वेश्चंस के लेवल आपके NCERT के लेवल पे रहते हैं। तो RS अग्रवाल आपको कहीं ना कहीं बेस बनाने में हेल्प करेगा। RS अग्रवाल में आपको मुश्किल लेवल के क्वेश्चंस बहुत कम मिलेंगे, जबकि RD शर्मा में लेवल 1 क्वेश्चंस आपके रहते हैं, और लेवल 1 में भी कुछ मुश्किल क्वेश्चंस वो देते हैं, ठीक है। दिव्या जीत, चलो रिमूव कर दो इसको पहले तो। ठीक है, तो बेसिकली RD शर्मा में अगर आप ऑलरेडी मान लो आपसे NCERT ठीक से सॉल्व हो रहा है, तो अगर आपसे NCERT ठीक से सॉल्व हो रहा है तो आपको RS अग्रवाल करने की जरूरत नहीं है। जिसको NCERT सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है उसको RS अग्रवाल सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, उसको RS अग्रवाल सॉल्व करना चाहिए। अभी पूछ रहा है सर जब डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हो और अमाउंट को पे बताना हो तब, तो हमेशा अभी यही करोगे ना,
डिस्काउंट परसेंटेज दिया होगा और अगर मार्क प्राइस नहीं दिया हुआ है तो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते एक्चुअल डिस्काउंट। आप खुद ही सोचो कि अगर आप दुकान में गए, आपको बोला कि 25% का छूट लगेगा, किस चीज के ऊपर आप देखोगे ना, किस चीज के ऊपर। तो मान लो कि अगर आपने तकिया उठाया, तकिया 500 रुपए का, तो उस पर 25% कैलकुलेट करोगे 125 रुपया, तो 500 में 125 रुपया का छूट मिलेगा। अगर आपने उठाया मान लो मोबाइल फोन, 10,000 का मोबाइल फोन है, उसमें अगर वो कह रहा है कि 25% का छूट है, तो 10,000 का 25% 2,500 रुपया हो जाएगा। तो अगर आपको सिर्फ डिस्काउंट परसेंटेज पता है और अगर आपको मार्क प्राइस नहीं पता, तो आप एक्चुअल डिस्काउंट कभी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है। कौशिक पूछ रहा है 1250 कैसे आ रहा है। कौशिक यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने लिखा है डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस आप यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे? 25%। डिस्काउंट परसेंटेज तो 25% है ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है? 5,000 रुपए। तो 5,000 का 25% वही आपका 1250 रुपए है। ठीक है, चलिए, सो आई एम एंडिंग द सेशन। इट्स 8:35, 20 मिनट ऊपर ही निकल गया है, बट आई होप कि आप लोगों ने आज का सेशन में जो चीजें मैंने सिखाने की कोशिश की है वो आप लोग समझे हो, एंड आप लोग अब अपने थोड़े अप्रोच में चेंज लाओगे। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग द सेशन। टेक केयर, वर्क हार्ड, इनफैक्ट वर्क हार्डर। जितना भी काम करते थे अभी उससे ज्यादा आपको काम करने की जरूरत है। एंड प्लीज मेक योर पेरेंट्स प्राउड, एटलीस्ट मेक योर पेरेंट्स हैप्पी यार, एटलीस्ट मेक योर पेरेंट्स हैप्पी। ओके, चलो, सो आई एम एंडिंग द सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में। मैंने जो आपको छोटा सा काम बोला हुआ है कि स्क्वायर रूट को रिवाइज करना है, और अभी तक हमने जितना चैप्टर 8 को पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करो, चाहे RS अग्रवाल से चाहे RD शर्मा से। ठीक है, बिल्ड अपॉन योर कॉन्फिडेंस। जरूरत पड़े तो दोबारा अवंती के मॉड्यूल, मान लो आपके पास RS अग्रवाल और RD शर्मा नहीं है, दोबारा अवंती के मॉड्यूल का पहला एक्सरसाइज और दूसरा एक्सरसाइज को सॉल्व कर डालो, और एटलीस्ट उससे ये दिखेगा कि यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस और नॉट। अगर आप अवंती के मॉड्यूल का सारा क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब यू नो द कॉन्सेप्ट नाउ, यू नो द कॉन्सेप्ट। ओके, चलो।